पहुंच गए हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर सोनीपत के एक पार्क में हम मौजूद हैं इस वक्त, जहां पर हम जानेंगे जनता की राय, क्योंकि आपका जो खास प्रोग्राम है जनता का विधायक, जानेंगे कि यहाँ सोनीपत में जनता का विधायक कौन होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। नवीन सूद। नवीन जी, क्या लगता है यहाँ पे कौन जीतेगा, निखिल मदान या सुरेंद्र पवार? फिलहाल तो हवा तो निखिल मैदान की है। निखिल मदान क्यों? अब हवा की बात बता रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा। हवा तो निखिल मैदान की है। चारों तरफ से जहाँ से भी जितने लोगों से मैं बात करता हूँ उसमें से 10 में से 8 लोग तो यही कह रहे हैं कि निखिल मैदान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ निखिल मैदान की हवा है। बाकी मैनेजमेंट में आगे देखो क्या होता है, ये तो इनके जो पोल मैनेजर हैं उनके ऊपर डिपेंड है कैसे मैनेज करते हैं पोल को। फिलहाल तो हवा तो निखिल मैदान की। आप कह रहे हैं हवा निखिल मदान की है, लेकिन हमने कल कई लोगों से बात की है, वो तो कह रहे हैं कि सुरेंद्र पवार को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी ने प्रदर्शन कराया और 10 चीजें कराई जो सही नहीं थी। नूह और मेवात में दंगों में बीजेपी का हाथ बता रहे थे। अब ये तो उनकी सोच की बात है। जहाँ भी मैंने देखा है, लोगों से बात की है, लोगों के यही समझ में आया है मुझे तो कि ये तो एक नरेटिव सेट करने वाली बात हो रही है कि हाँ जी इस तरह से हम नरेटिव सेट करेंगे, जातिगत है ये, मतलब हिंदू मुस्लिम है और इस तरह से हम, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हो सकता है कि वो सही भी हो, बट ओवरऑल कहानी तो ये समझ में आती है। फिलहाल तो एक नरेटिव सेट करने की दूसरे पक्ष के द्वारा, जो मतलब कांग्रेस के पक्ष के द्वारा एक नरेटिव सेट करने का एक वो प्रयोजन चल रहा है और वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं अभी तक। तो जिस हिसाब से लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल। अब ये कहानी अब इस एमएलए में मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो मुझे ये समझ में आता है कि एट प्रेजेंट तो हमें एक लोकल उस पे, जैसे अब 15 सेक्टर में पानी भर जाता है उसके ऊपर होना। 15 सेक्टर का पानी इतना है कि मैं पिछले 5 साल से यही देखता आ रहा हूँ कि 15 सेक्टर का पानी वो उतरता ही नहीं है। वो हर छोटी सी बरसात हो ये पानी भर जाता है और वो उस इशू पे, जबकि इस जो ये वाला इलाका है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ये बेसिकली एक एमएलए का, एक्स एमएलए का भी रास्ता वो रहा है और एक उनका भी। पर आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो अगर ये वाला अगर ऐसे है तो ये कैसे काम होगा। काम तो जो लोकल इश्यूज हैं उसके ऊपर तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, जो ध्यान देने के, क्योंकि एमपी के इलेक्शंस होते हैं तब हम एक बड़े नैरेटिव पे बात कर सकते हैं। लेकिन पर हो सकता है कि कांग्रेस के मैनेजर या बीजेपी के मैनेजर्स को ये लगता हो कि छोटे से ही बड़ी बात बनती है, शायद इस वजह से वो लोग ये बात कर रहे हैं। बाकी अच्छा, तो आपका क्या नाम है? नरेंद्र पाल शर्मा नाम है मेरा। नरेंद्र जी, आप बताइए, सोनीपत में 2 कैंडिडेट हैं, एक निखिल मदान है और कांग्रेस से सुरेंद्र पवार हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कांग्रेस की पार्टी को पसंद करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनका एक भरोसा था जिसपे बीजेपी कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाए। एक तो 2 कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। और पिछले लोकसभा में भी सोनीपत विधानसभा में, बेशक लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती हो, लेकिन सोनीपत विधानसभा में बीजेपी 30,000 मतों से आगे थी, मैं आपको बता दूं। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर सीएम बदलने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल में सरकार के प्रति आती है, वो एंटी इनकम्बेंसी अब काफी कम हुई है और दिन प्रतिदिन रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 11 बजे के बीच तक इस कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी का कैंडिडेट जीत घोषित हो जाएगी, उसकी इतना अंतर ले लेगा निखिल मदान। तो आप इस चीज को लेकर कंफर्म है कि निखिल मदान जीतने वाला है? 101% निखिल मदान जीतने वाला है। लेकिन जो यहाँ पर कांग्रेस में नैरेटिव पहले भी लोकप्रिय था और मेयर है शहर का, और क्योंकि वो कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजियां हैं आप सब जानते हो, हुड्डा ग्रुप है, एक शैलजा ग्रुप है, फलाना ग्रुप है, धिमकड़ा ग्रुप है, इस जात का ग्रुप है, उस जात का ग्रुप है, झूठों का ग्रुप है, वो भी इस ग्रुप से परेशान था। वो बचपन से ही अपना हनुमान जी का रूप धारण करता रहा है वो, और कार्यक्रम मंदिरों में कार्यक्रमों में आना जाना, उसकी जो प्रवृत्ति है वो काफी धार्मिक है। तो वो कैंडिडेट ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन करी, वो लोकप्रिय है कैंडिडेट, वैसे भी लोकप्रिय था। बीजेपी आने के बाद बीजेपी का भी वोट जो है सारा उसके साथ में है। तो 10-11 बजे ही यहाँ का इलेक्शन जो है आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और निखिल मैदान भारी बहुमत से जहाँ जीतने वाले हैं। अच्छा, एक और मुद्दा जो है देश में बहुत प्रखर हो रहा है, मुद्दा है जो तिरुपति बालाजी का है। वहां पर जो प्रसाद है उसमें मिलावट देखने को मिल रही है, मछली के तेल से बनाया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ बालाजी को लेकर खासकर प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं, लेकिन प्रसाद में मछली का तेल है, मांस के लोथड़े हैं।
ये सब इसलिए है क्योंकि वहाँ जो सरकार थी पहले, वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की सरकार थी। वो जगनमोहन रेड्डी जो सीएम था वहाँ का, एक्चुअली वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, मैं आपको बताऊँ। और वहाँ इतने बड़े मंदिर में मैनेजमेंट में भी बहुत सारे पदों पे क्रिप्टो क्रिश्चियंस को बिठा रखा था, जो कि बिल्कुल गलत था। अब जिसकी भावना ही नहीं है देवताओं में, तो वो मिलावट करने में साथ देगा ही। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए तय तक, बल्कि सीबीआई को ये इंक्वायरी देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसी अपराध से 1857 में क्रांति हुई थी हमारे देश में। आप जानते हो कि वो चर्बी थी गोली में। आज भी हिंदुओं का खून को इतना नहीं सोया हुआ, और सभी हिंदू इससे बड़े दुखित हैं। और मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूँ कि सरकार इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराए, लोगों को दंड दे, और मंदिरों की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना करे। जिस प्रकार से गुरुद्वारों में, चर्च में और मस्जिदों को संभालने के लिए अलग संस्था है, बोर्ड है, संवैधानिक संस्था है, ऐसे हमारी भी होनी चाहिए हिंदुओं सनातन धर्म की। सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिरों पे सरकार ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है। उसके धन को इलीगल तरीके से वो कंज्यूम करते हैं, और हमारे धन को, हिंदुओं के सनातन धर्म को, वो चंदा जो आता है वहां पे दान आता है, उससे गुरुकुल ना खोल के उसको चर्च में और कॉन्वेंट स्कूलों में और मदरसों को दे रहे हो। कई जगह तो यहाँ भी रिपोर्ट आई कि मदरसों के मौलवियों की जो तनख्वाह है वो हमारे हिंदू मंदिरों के चंदे से दिया है। ये बड़ा ही सीरियस मैटर है। हिंदू इससे आंदोलित है काफी, और मैं एज ए हिंदू भी इसका डट यहाँ आपके चैनल से पूरा कड़ा विरोध करना चाहता हूँ, और भारत सरकार को तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए। और मैं सभी हिंदू संगठनों से भी आह्वान करता हूँ कि वो ऐसे मुद्दे को लेके मैदान में जाएं, समाज में जागृति करें और मंदिरों को सरकार से मुक्त कराएं, क्योंकि अच्छा, हम सरकार यहाँ तो पे सेकुलर है। और ये बड़ा हास्यप्रद है कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट होने के बावजूद भी मंदिरों की मैनेजमेंट क्यों करता है फिर, जब वो सेकुलर कैसा हुआ? तो ये दोगलापन, ये दूर होना चाहिए। ये असंवैधानिक भी है। इसको सरकार को चैलेंज करना चाहिए, हिंदू संगठनों को कोर्ट में जाके भी और मैदान में भी। अच्छा, पहले का जो सोनीपत था वहां पर मैंने भी सुना है कि मुसलमान बहुत कम थे, गिने चुने मुसलमान थे, लेकिन अभी देखने को मिला है कि इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है तो आपको पता है कि कांग्रेस जो है वो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करता है। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। 47 के बाद सारे मुसलमान यहाँ के पाकिस्तान चले गए। अब जो मुसलमान आ रहे हैं ये आसपास के यूपी के स्टेट से, और रोहिंग्या को भी यहाँ इलीगल तरीके से, यहाँ के कांग्रेस जो पुराने एमएलए रहे हैं उसके तंत्र, जो कांग्रेस का तंत्र है, उसने उनके फर्जी आधार कार्ड बना बना के यहाँ पर उनको बसाना शुरू कर रखा है। यही नहीं, मुसलमानों को कई काम धंधों में, जैसे नाई का काम है, लोहार का काम है, उस पे इलीगल तरीके से फंडिंग होती है। इसलिए उन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं जबकि काम कोई नहीं है। ये सब इंक्वायरी के मुद्दे हैं, और ये विषय अब समाज में आ भी रहे हैं। और रहा बात वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड सोनीपत में नहीं पूरे देश में ही एक मुद्दा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बाद जितनी जमीन है इस वक्त, तो मैंने सुना है वो जमीन पाकिस्तान में जितना टोटल क्षेत्रफल है उससे भी ज्यादा है। और ये बेलगाम कानून है, और ये बनाया ही कानून इसलिए है कि हिंदुओं की भूमि पे कैसे हड़प्पा जाए। जो गजबा हिंद है उसको, अब कई लिटरेचर पकड़े हैं पीछे सीबीआई के छापे में, गजबा हिंद के लिटरेचर पकड़े गए हैं। और गजबा हिंद में एक ये मुख्य सिस्टम है कि कैसे लैंड जिहाद किया जाए। तो ये लैंड जिहाद जो है ये कुछ नहीं, ये वक्फ बोर्ड जो है वो लैंड जिहाद है। और समाज में जागृति हो रही है, और डट के इसका मुकाबला होगा। और इसको हम लोग सब इस बार इसलिए बीजेपी को वोट डालने वाले हैं, क्योंकि सड़क पानी अपनी जगह है। सड़क पानी तो अंग्रेज भी सड़क बनाते थे, अंग्रेज लोग भी ट्रेन चलाते थे, अंग्रेज लोग पुलिस भी भर्ती करते थे, सेना भी भर्ती करते थे। तब क्या हमारे जो लोग, इतने लोगों ने जान दी भगत सिंह जी ने, वो सड़क पानी के लिए नहीं दी है, वो सीवर के लिए नहीं दी थी। हमारे को स्वतंत्रता चाहिए, अपना तंत्र चाहिए। हमारी संस्कृति संस्कारों का यहाँ पर संरक्षण हो। अगर हमारे संस्कार और हमारे आदर्शों की यहाँ रक्षा नहीं हुई तो हमारा अस्तित्व खतरे में है समाज का, और हमारा समाज का अस्तित्व खतरे में हो जाए तो इस पूरे भारत का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। और भारत का अस्तित्व खतरे में होगा तो पूरे विश्व की शांति इससे डिस्टर्ब होती है।
इतना छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वक्फ बोर्ड को एक बहुत बड़ा लैंड जिहाद का मुद्दा है, इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए और हम सब वोटर इसको इस दृष्टि से देखते हैं और मैं एटलीस्ट इस मुद्दे को लैंड जिहाद के रूप में देखता हूं और इसका प्रतिकार करूंगा वोट डाल के, और वोट डालूंगा कमल पे। मुझे अच्छा, नरेंद्र जी ने लैंड जिहाद की बात की है। यहाँ पर जब चुनाव होता है तो चुनाव में कांग्रेसी या विपक्ष जो है वो वोट जिहाद की बात करता है, तो क्या आप जानते हैं कि क्या है ये वोट जिहाद? ऐसा है जी, वोट जिहाद का मतलब है जितने बार से जिहादी आए हुए हैं, जैसा कि सोनीपत में मेरे हिसाब से तो 20% हो चुके हैं, मेरा मानना है ये, क्योंकि सब्जी मंडी में भी 75% बैठ चुके हैं और सोनीपत की हर मोहल्ले में एक एक दो दो गली इन्हीं की है और ईदगाह कॉलोनी भी इन्हीं की है। और जो काम धंधे कर रहे हैं हर जगह, जैसे जूस का होया या जाट का होया या चाट बेचने का होया या मूंगफली का होया या नारियल पानी का होया या कोई भी काम है, सभी कामों पे इन्हें कब्जे कर रखे हैं और ये बाहर से आते हैं और ये धीरे धीरे जैसे 2-4 साल रह गए तो ये क्या नाम है जो मस्जिद है उसके माध्यम से क्या नाम है आगे जा करके इनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इसी को जिहाद कहते हैं। और इनका सीधा कार्यक्रम चला हुआ है, जो यहाँ के एमएलए हैं वो इन्हीं के लिए काम करते हैं। जैसे खान कॉलोनी में एक अवैध एक मकान को काट करके कॉलम खड़े करके 4 मंजिली मस्जिद खड़ी कर दी है और खान कॉलोनी में हनुमान मंदिर के सामने कब्रिस्तान को जगह दे दी गई है और कब्रिस्तान का तो उन्होंने व्रत करवा दिया, लेकिन जब हिंदुओं की वोट ले रहा है तो उसके पास में एक शमशान के लिए और जगह है, उसका व्रत क्यों नहीं करवाया उसने उन्होंने? आप कह रहे हैं कि कब्रिस्तान खुलवा दिया और हिंदुओं की वोट ले रहा है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ के विधायक की, जो कि सुरेंद्र पवार की, जो कांग्रेस का है। और ये कहते हैं, लेकिन आपने बोला कि कांग्रेस का है, लेकिन सोनीपत तो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे जीत गया? ऐसा है जी, हमारे को मैंने बोला हमारे को जातियों में बांट रखा है। जो कि मुसलमान भाई हैं वे सारे एक तरफी कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जीत के लिए हमारे हिंदुओं को जातियों में बांट दिया और कुछ गड़ा कैंपर कैलेंडर मशीन ऐसा लालच दे दिया और 5 साल लोगों ने गड़े कैंपर और मशीन में ही पूरे 5 साल निकाल दिए। अब लोगों को पता लग गया है कि हमें इन्हीं में बिके रह गए। अच्छा, और आप बात कर रहे हैं सुरेंद्र पवार की, लेकिन असलियत कुछ और है उनकी, तो हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। मैडम जी, सुरेंद्र पवार सिर्फ वोट लेने के लिए पवार है, लेकिन ये है मुसलमान, जो कि हमें पता लग गया था कुछ समय पहले इसका भाई एक्सपायर होया था, लेकिन हमें पता लगा जैसे ये हिंदुओं में जाता है, अपना नाम हिंदू बता रखा है, लेकिन इसके भाई को कब्रिस्तान में क्यों गाड़ा गया ये लोगों को पता लगना चाहिए। यहाँ इसके पिताजी को भी कब्रिस्तान में गाड़ा गया और इसके लड़के के पास हिंदू बेटी गई हुई है। मेरे हिसाब से वो देखो बेटी तो हमारी ही है, लेकिन उन्होंने सिंदूर और तिलक नहीं लगा रही है। लेकिन अब पता लग गया है कुछ जगह ये बात चली है, शायद उन्होंने जो बिंदी है वो लगानी शुरू कर दी है, लेकिन वोट पाने के लिए शायद ये सिंदूर भी लगाना चालू कर देंगे। तो ये नीचे नीचे ये ऐसा जिहाद चालू कर रखा है। क्रिप्टो ये इसको ही हम क्रिप्टो बोलते हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन तो सब वेल नोन है, मुसलमानों में भी क्रिप्टन है, ये क्रिप्टो होता है। अपना नाम हिंदू रखो, दिखाओ अपने आप को हिंदू, वो वोट जिहाद भी यही है। झूठ बोलो, झूठ बोल के वोट लो। काफिर को झूठ बोलना, काफिर से छल करना, ये जायज है। इसी को जिहाद में डिफाइन किया। आप वोट जिहाद पूछ रहे हैं ना, ये यूपी में वोट जिहाद का पिछली बार सलमान खुर्शीद की बहू ने नारा भी लगवाया और उसने बोला कि वोट जिहाद करो। वोट जिहाद क्या मतलब? झूठ बोलो, आप जाओ काफिरों में मिलो, उनके साथ बात करो और उनके लोगों को अपने साथ मिलाकर झूठ बोल के उनका वोट लो। तो ये क्रिप्टो होना, ये झूठ बोलना, ये सब जिहाद का ही पार्ट है। लैंड जिहाद जैसे है वैसे ही वोट जिहाद है। झूठ बोल के लैंड जिहाद क्या है? वो भी झूठ बोल के कहीं मजार खड़ी कर देते हैं। मजार उखाड़ो, किसी का नीचे से मिलता थोड़ी हड्डी,
भाई ऐसी कोई खाली जमीन होती है उसमें जाके वो बना लेते हैं मजार और धीरे धीरे जाके उसको कह देते हैं जी हमारी भूमि है, बड़ी पुरानी है। ये जिहाद है। ऐसा ही जिहाद जो है ये वोट जिहाद भी है, झूठ बोल के वोट लेना। ये सोचते हैं जैसे जो ये मजार बना रखी हैं, ये खूब जोर लगाए हुए हैं, हमारे को जातियों में बांटकर वोट ले रहे हैं, लेकिन ये इनका प्रोपेगेंडा चला हुआ है। और जो हम हकीकत नहीं जान पा रहे, हकीकत मैं बताऊं, ये कोशिश करते हैं ऊपर भी कांग्रेस आए नीचे भी कांग्रेस आए। जो इन्होंने मजार बना रखी हैं, ये इनकी सरकार आते ही मस्जिद का रूप धारण करेंगी, ये हकीकत है। अच्छा, और एक और मुद्दा उठा था अभी संसद भवन में, जो राहुल गांधी है वो कह रहे थे कि जाति जनगणना करवानी चाहिए चुनाव के होने से पहले। तो जाति जनगणना को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। हमारी जाति एक ही है, सिर्फ सनातनी हिंदू। ये हिंदुओं का देश है। तो ये राहुल जी हमारे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान है इसको एक तरफी सारा टोटली मुसलमान इस्लामिक देश बनाने के लिए इसको वोट देता है। और उनको पता है ये हिंदू ऐसे नहीं वोट देंगे, इनको जातियों में बांट दो, धार्मिक वाले एक तरफ हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत बिकने वाले हैं या खटाखट में के प्रभाव में आने वाले हैं, ये पता है खटाखट बोल तो दिया लेकिन दिया भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कम से कम कांग्रेसियों को तो दे देते। अगर कोई कमल के फूल पजारा उसको नहीं देते, बीजेपी वालों को नहीं देते, लेकिन कांग्रेसियों को तो दे देते। अब उसके बाद में अब ये कई प्रोपेगेंडे और भी चले हैं, मैंने पता लगा है, लेकिन जो होने वाले नहीं है। कांग्रेस ने चला रखे हैं लेकिन कभी नहीं होंगे। 6,000 रुपये पेंशन और 25,000 रुपये का इलाज, ये कभी नहीं हो सकता। ये हमारे भाइयों ने सोचना समझना चाहिए। जो ये बोलते हैं कुछ भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं हमारी कांग्रेस आ जाए और यहाँ पे इस्लाम राज हो जाए। इनका नीचे नीचे कारण यही चल रहा है। आज ये मोदी जी आ गए, मोदी जी के कारण ये जो वायरस है ये ब्लास्ट हो गया है। अब सारी दुनिया को पता लग गया है और हिंदू काफी संख्या में जाग चुके हैं। राहुल पहले अपनी जाति बताए, वो किस जाति से बिलोंग करता है, ठीक है जी। और कांग्रेस का ये मुद्दा रहा है कि वो स्टेट वाइज कब्जा करते हैं। पहले एक स्टेट कब्जा कर ली, फिर उसमें कुछ मुसलमान जो है वहां से भेजते हैं दूसरी स्टेट में, फिर धीरे धीरे वहां बढ़ोतरी होती रहती है मुसलमानों की। तो फिर जब वहां बढ़ोतरी हो जाती है तो फिर हिंदू वहां से प्लान कर लिया जाता है। तो ऐसे करते करते 9 स्टेट कब्जा कर ली हैं। अब नंबर आया हरियाणा का, तो उसको बचाने के लिए हमें मोदी को लाना पड़ेगा, बीजेपी को लाना पड़ेगा। ये फूट डालो और राज करो नीति है। सबसे पहले जातीय जनगणना किसने की? अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों ने क्यों की? आप सब जानते हैं। अंग्रेज चाहता था कि ये देश में बांटो और इनका शासन करो, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, भंग बोलते हैं, और उस विभाजन को उनको वापस लेना पड़ गया था, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। हिंदू मुसलमान भी मिलकर लड़ा था तब, और वंदे मातरम सबने कहा था। उसी के बाद इन्होंने फूट डालने का राज किया, और जातीय जनगणना उसी का एक भाग था कि हिंदू को कैसे टुकड़े टुकड़े में बांट के दिखाना है जिससे उनका राज आसान हो सके। और कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का ही संविधान लेके चल रही है और अंग्रेजों की नीति से ही देश पे शासन करती आई है और आगे करना चाहती है। अब अभी चल नहीं रहा उनका, ये पिछला 10-15 साल से गड़बड़ चल रहा है और होगा भी नहीं आगे, क्योंकि अच्छा, आपने हिंदुओं की बात की है तो हिंदुओं की बात से मुझे एक चीज याद आई, एक वाकया याद आया। जो संसद भवन है उसमें राहुल गांधी साफ तौर से चिल्लाते हुए नजर आए थे कि जो हिंदू है और जो हिंदुत्व है वो हिंसात्मक है, क्योंकि राहुल गांधी ने चिट्टा खा रखा था, भुक्की लेते हुए बताया, और कुछ भी बोलता है चिट्टा लेके। भुक्की होती है, नशा करता है, ये नशेड़ी है। ये कोई भी स्टेटमेंट देता है इसको कोई सीरियसली लेता नहीं, उसे कुछ नहीं पता हिंदू क्या होता है। आपने देखा होगा वो वहां पे जाता है, अपने वाराणसी में गया, शिवलिंग पे कैसे पूजा कर रहा था, वहां जाके भी मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे बैठ गया था। उसके घर में कोई संस्कार नहीं है, उसके खानदान में कोई संस्कार नहीं है, ठीक है ना। उसकी दादी से ले लो, कोई किसी को भी ले लो, कोई संस्कारहीन परिवार है। इनको कुछ नहीं पता हिंदू क्या होता है, इनको संस्कृति क्या होती है, सनातन क्या है। उसे पता उसका पापा कौन है, पता ही नहीं है। उसका बाप कौन है? जो राजीव गांधी है उसका बाप नहीं है, उसका डीएनए नहीं मैच करता है, वो किसकी औलाद पता ही नहीं है सर। हाँ, ये बात ऐसा है कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए जब प्रेशर किया था एक बार सोनिया गांधी पे, ऐसा अखबारों में भी आया था कि सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी भी सोनिया डीएनए टेस्ट कराना था इसका किसी कारण, तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया था। देखो जी, राहुल गांधी की न तो दादी ने हिंदू से शादी की और न ही राहुल गांधी के बाप ने हिंदू से शादी करी और न ही राहुल गांधी की बेबे ने हिंदू से शादी करी। आप मेरे को ये बता दो, ये हिंदुओं के हिंदुस्तान को कैसे सुरक्षित कर लेगा? ये सुरक्षित नहीं कर सकता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं और चुनावी माहौल बनता है तो ये लोग मंदिरों में पहुंच जाते हैं।
ऐसा है जी, ये मंदिरों में पहुंच जाते हैं, ये चुनावी हिंदू हैं। हिंदुओं की कालने भी बोलते हैं जिसे, हिंदुओं की वोटे कैसे पानी है। और जो इसके साथ में कुछ लगे हुए हैं, ये तो देखो मैंने बताया, इसका नाम है मोहम्मद राहुल खान। अगर मैं तो कहता हूं आप सभी इसको पहचान, लेकिन जो इसके साथ में कुछ लगे हुए हैं ना, जिस तरह मोहम्मद राहुल खान बोलते हैं, उनको पता है ये बॉली बूच है। लेकिन आप मोहम्मद राहुल खान क्यों कह रहे हैं? जी, इसके दादा का नाम फिरोज खान है, तो उसके पोते का नाम क्या होना चाहिए आप ही बता दो, मैं तो वो नाम ले दूंगा। दादा के सरनाम लगता है ना, दादा का सरनाम लगता है, हमारे भी दादा का सरनाम लग रहा है। मेडिकल जांच कर लीजिए। मैं शर्मा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी शर्मा थे, ये सैनी है क्योंकि इनके दादाजी सैनी थे। हाँ। तो राहुल गांधी खान ही तो हुआ क्योंकि उसका दादा खान था। अब ये बेवकूफ बनाते और किसको हैं? एक बात और, कुछ भाई इसके साथ में लगे हुए हैं, उनको पता है ये मेरा बॉडी बूच है, ये किसी तरह आ जाए, खटाखट के बहकावे में लोग इसको वोट दे दें और यो आ जाए, फिर हम इस भारत को लूट लें, इस पूरे हरियाणा को लूट लें, इस सोनीपत को लूट लें। लोग इसीलिए इसके साथ में लगे हुए हैं। और जो आज सरकार है मोदी जी वाली, लेकिन उसके साथ में जाकर के लूट नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने समाज की, अपने धर्म की, इस हिंदुओं के हिंदुस्तान की, हमारी बेटियों की सुरक्षा जरूर होती है। जिनको डर लगता है अगर जो ये जिहादी आ जाएंगे तो हमारे समाज को खतरा है, तो वो उधर से आकर के तो बीजेपी में शामिल हो जाता है। जी, सोनीपत में तो हम इसीलिए डालेंगे बीजेपी को वोट। एक ये भी कारण है कि अगर यहाँ पे रोजगार चाहिए, सोनीपत को अगर तरक्की करनी है, यहाँ की इंडस्ट्री चलानी है, तो यहाँ बीजेपी सरकार को ही लाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग तो यहाँ इनको जब भी वोट मिलती है, ये बॉर्डर पे बिठा देते हैं, आके खरीद के किसानों को पैसे फंडेड होते हैं, उनको पीछे से पैसे आते हैं, उन लोगों का तो कुछ जाता नहीं है। यहाँ कह के रहे हैं लड़कों कि- की नौकरियां खराब हो जाती हैं, यहाँ के लोगों का धंधा पानी बैठ जाएगा, लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी बताओ। आप कह रहे हैं कि ये लोग फंडेड बिठा देते हैं किसानों को, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का किया धरा है। नहीं, इनका कहना सब दुनिया को पता है, बीजेपी वाले क्यों करेंगे, वो तो कुछ भी बोल देंगे, सबको पता है किसका किया धरा क्या है। अभी भी क्यों बैठे हैं पंजाब के बॉर्डर में बताओ मुझे। आज भी पंजाब के बॉर्डर में, हरियाणा के बॉर्डर में और पंजाब का जो बॉर्डर है, वहां पे बहुत सारे झूठे किसान बैठे हैं। क्योंकि किसान तो खेत में काम करता है, उसके पास टाइम नहीं होता बैठने का, वो खेती अपनी करेगा कि यहाँ बैठेगा। वो जो झूठे किसान हैं, बेले हैं, आड़ती हैं, उनको पैसे देके वहां बिठा रखा है उनके कर्मचारियों को, अभी भी वहां बैठे। वो इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब, जैसे गिद्ध दृष्टि रखता है ना, कब शिकार मिले मेरे को, इसी प्रकार से वहां के लोग गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, कब यहाँ से भाजपा की सरकार हटे और हम दिल्ली को घेरें। और दिल्ली घिरा मतलब सोनीपत का, बिजनेस का, नौकरी का, शिक्षा का, सब चीज का सत्यानाश। हम क्यों सत्यानाश अपना होने देंगे भाई? तो हम वोट हर हालत में कमल को डालेंगे। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए मैंने एक चीज सुनी है, जैसे अफगानिस्तान भी कब्जा लिया गया है और क्या नाम है, बांग्लादेश पे भी कब्जा हो चुका है। मेरे को सुनने में आया है कि भारत का भी नंबर लगने वाला था। किसी ने बोला है कि भारत को भी ऐसा ही करना है जो कि इन पे कब्जा हुआ है। लेकिन किसी ने बोला है इतने मोदी योगी है ना, इतने मत देखना, ये किसी तरह यो राहुल आ जाए फिर तो हम भारत पे कब्जा कर सकते हैं। ये वहां पे इन लोगों की सोच है। मैं चाहता हूँ मोदी योगी तो यहाँ से जाने ही नहीं चाहिए। इसलिए है वहाँ देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है, ना नौकरी है, ना जो सरकारी जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और बुरा हाल हो रहा है इकोनॉमी का। तो जहाँ भी इनकी गवर्नमेंट आएगी वहाँ बेड़गर हो जाएगा स्टेट का। मैडम एक बात और, आज हरियाणा में पुलिस वाली भर्ती हुई है, लेकिन फिजिकल वगैरह हो लिए हैं, पेपर भी हो लिया है, लेकिन उसका रिजल्ट निकालने वाले थे, लेकिन कांग्रेसियों ने सटे ले लिया। अगर जो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, अगर जो बच्चे लगा दिए तो हमारा तो थेड़ा पिट जाएगा। तो कांग्रेसियों ने वहां पर स्टे लगा करके बच्चों को नौकरी भी नहीं लगने दिया है। और मेरे हिसाब से अगर जो कांग्रेस आ भी गई तो इसको कैंसिल करके, जिसको ये चाहती है रुपये ले करके, पर रुपया में नौकरी देवेगी। मैं तो यही चाहता हूं, जिस भाई ने अगर जो फ्री में नौकरी अपने पढ़ाई के अनुसार चाहिए तो कमल के फूल पर वोट दीजिए, और जिस भाई के पास अच्छा पैसा है तो वो फिर अनपढ़ भी कांग्रेस को वोट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर शर्मा है जी। मैं यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहना चाहता हूँ आपके। जी बिल्कुल। ये आजकल बेरोजगारी मुद्दा हरियाणा में अच्छा खासा बना हुआ है,
कांग्रेस वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती सीटी के माध्यम से हो रही थी, अभी भी एट प्रेजेंट भी एग्ज़ाम ऑनगोइंग है। तो कांग्रेस वाले चाह रहे हैं, इन्होंने रिजल्ट और उस पर ज्वाइनिंग पे जयराम जी के उनके थ्रू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में एप्लीकेशन देके स्टे करवा दिया है। तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं ना, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी साइड ना जाइए, उनके बहकावे में मत आइए। जैसे हमारे अभी जो सीएम राजकुमार सैनी जी, उन्होंने कहा है कि मैं ज्वाइनिंग बाद में लूँगा, पहले ये वैकेंसी ये निकालूंगा। तो यूथ को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और सब्र रखिए कि कहीं उनके बहकावे में आ जाए। और वो, क्योंकि पहले हुड्डा जी के राज में जी कोई टेस्ट नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। सीएम हाउस से लिस्ट निकलती थी, तेरे 10 आदमी हो गए, मेरे 2 आदमी हो गए जी, कोई टेस्ट नहीं होता था। सब कुछ ये था जी, बहुत बुरा हाल था। अभी सरकार में उम्मीद है भाई, एक गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा भी, वो भी पढ़ लिख के कुछ कर सकता है। अब उसके अंदर ये एक इच्छा है अंदर से कुछ करने की। अब ये धोखा दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं 500 वोट डलवाओ और एक नौकरी लो। ये धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी हिंदुओं को बेकार रहे हैं अभी भी हमारे साथ। हाँ जी, इनके एमएलए ने एक जगह पे अनाउंसमेंट करी है कि वो हमारी सरकार बनाओ, और अपने अपने बंदों को बोला कोटा देंगे, अपने नेता को बोला भाई आपको कोटा देंगे, ये आपको कोटा मतलब आपके लोगों को इतने इतने बंदों को नौकरी देंगे। इन्होंने अभी से नौकरी बांटनी, अभी तो इनका गांव बसा ही नहीं है, तो इन्होंने नौकरियां बांटनी भी शुरू कर दी। क्योंकि ये पहले भी ये काला धंधा करते थे कि नौकरियां बांटनी और पैसे खाने। और अब जहाँ बीजेपी सरकार में नो खर्ची और वो वाला बिना पैसे लिए आम आदमी की वोट लगती है। 50 वोट पे बताओ कितना जो है ना बेदर्दी हो रही है। तो ये हमने सुना सोनीपत की जनता को कितनी जागरूक है और किस तरीके से ये अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जागरूक है, और ये किस तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताने वाली है। मीनाक्षी श्रीराम, सुदर्शन न्यूज, सोनीपत।